हेलो गाइस, आई एम अभिजीत फ्रॉम नरेश ट्यूटोरियल्स। आज हम स्टार्ट करेंगे आपका थर्ड चैप्टर की सेकंड यूनिट, ठीक, जो है आपकी इंक्लाइंड प्लेन्स एंड गियर्स। तो देखते हैं पहले इंक्लाइंड प्लेन्स के बारे में। इंक्लाइंड प्लेन्स इंक्लाइंड प्लेन्स क्या होते हैं आपके? एक ऐसी सरफेस जो परपेंडिकुलर ना होके आपकी कुछ स्लोप पे हो, जिससे आपको इजी हो कोई भी सामान चढ़ाने में, कुछ किसी भी ऊंचाई पे। ठीक, अगर आप सीधा सीधा किसी सामान को चढ़ाएंगे तो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क करना पड़ेगा, तो आपको ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। लेकिन अगर आप इंक्लाइंड सरफेस पे अगर किसी ऑब्जेक्ट को चढ़ाते हैं तो आपको अगेंस्ट ग्रेविटी वर्क नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपको फोर्स कम लगेगी और आप आसानी से उस सामान को चढ़ा लेंगे। एग्जाम्पल के लिए अगर आप घर के बाहर देखें तो स्लोप रहती है गाड़ी को ऊपर चढ़ाने के लिए। ठीक, अगर स्लोप ना हो तो गाड़ी चढ़ाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर स्लोप है तो आप आराम से गाड़ी चढ़ा ले जाते हैं। ठीक, तो उसी तरह इंक्लाइंड प्लेन कोई भी सरफेस हो सकती है। ठीक, जो परपेंडिकुलर ना होके आपकी कुछ एंगल पे रहेगी। ठीक, कुछ एंगल पे टिल्ट रहेगी। अब देखते हैं इसकी मैकेनिकल एडवांटेज कैसे कैलकुलेट करी जाती है। मैकेनिकल एडवांटेज के लिए आपको एक सरफेस एज्यूम करनी पड़ेगी जो कुछ एंगल पे होगी, मान लेते हैं थीटा। ठीक है, थीटा मान लिया। अब इस सरफेस को कुछ नाम दे देते हैं, ये ए हो गई, ये बी हो गई, ये सी हो गई। ठीक है, अब एक आप लोड ले लीजिए। ठीक, ये आपका लोड हो गया। अब आपको तो मालूम होगा जब इंक्लाइंड सरफेस पे आप कोई ऑब्जेक्ट रखेंगे या परपेंडिकुलर पे, उसका वेट नीचे की तरफ रखता है, तो इसका वेट लगेगा इधर। ठीक, वो किसके बराबर होगा? एल के, यानी एम जी के। अब ये एंगल थीटा है और ये क्या है? परपेंडिकुलर है। अगर हम इस एंगल की बात करें तो ये भी क्या हो जाएगा? आपका थीटा हो जाएगा। थीटा हो गया तो ये आपका एल कॉस थीटा हो जाएगा, और ये आपका एल साइन थीटा हो जाएगा। ठीक, ये हो गया आपका। अब देखते हैं, आप एफर्ट लगाएंगे इस तरफ, एक वेट के, अब नॉर्मल में एक फोर्स काम करती है जिसे हम रिएक्शन बोलते हैं, वो लगेगी इस तरफ। ठीक, तो आपका ये हो गया कंप्लीट। अब इसमें है कैसे? सिंपल सा, ये तो आपका इस एंगल पे आ रहा है, लेकिन आपको चाहिए कैसा? सीधा इस लाइन पे। ठीक, यानी ये जिस एंगल पे रखा हुआ है वो एंगल कितना है? थीटा है, तो उसका एग्जैक्ट वेट जो लग रहा होगा वो एल कॉस थीटा लग रहा होगा। अब देखते हैं कैलकुलेट कैसे करेंगे। पहली चीज, इसमें क्या है? तीन फोर्स होंगी, एल कॉस थीटा, ठीक, रिएक्शन एंड एफर्ट। ठीक है, अब एज्यूम ले लेते हैं क्या? AC इक्वल्स टू एल। ये इसको पूरी हमने लेंथ मान लिया एल। ठीक है, और CB क्या हो गई? ये आपकी हाइट हो गई, जिस हाइट पे आपको लोड को ले जाना है। ठीक, यानी CB इक्वल्स टू H। ये हो गया। अब CB इक्वल्स टू H। अब आपके मैकेनिकल एडवांटेज का फॉर्मूला क्या होता है? लोड अपॉन एफर्ट। ठीक है, अब लोड आपका कितना है? L है। एफर्ट आपका कितना लग रहा है? इसके जस्ट अपोजिट में आप देखेंगे उतनी ही आपको दम लग रही होगी इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचने में। तो ये कितना है? L sin थीटा। ठीक, L sin थीटा, L से L कट गया, क्या बचा? 1 बाई साइन थीटा। इसको हम क्या बोल सकते हैं ट्रिग्नोमेट्री की हेल्प से? कॉसेक थीटा। ठीक, अगर आपको 1 बाई साइन थीटा की वैल्यू चाहिए तो वो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे? साइन थीटा क्या होता है? थीटा के रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर आपकी क्या है? CB की वैल्यू क्या होगी? H। ठीक, और
और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू क्या थी, हमने क्या मानी थी, एल, तो ये क्या हो जाएगी एल, ये क्या हो जाएगी एल बाई एच। ठीक, यहां से आप थीटा की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, जिससे आपको मैकेनिकल एडवांटेज की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक, इस तरह हम कैलकुलेट करते हैं। अब बात कर लेते हैं इसकी वेलोसिटी रेशियो की। वेलोसिटी रेशियो, वेलोसिटी रेशियो भी किसके बराबर होता है, डीई डिस्प्लेसमेंट ऑफ एफर्ट अपॉन डिस्प्लेसमेंट बाय लोड। डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट कितना है आपका, एफर्ट कितना है आपका एल, ठीक है, लोड कितना है आपका, ठीक, इसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, यहाँ 0, यहाँ पे है h, तो h हो जाएगी। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बाय एफर्ट मतलब यहां से एफर्ट लग रहा है यहां तक का, तो इसकी कितनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है l, तो ये आपकी l हो जाएगी। और डिस्प्लेसमेंट बाय लोड यहाँ पे 0 है, आपको ले यहाँ जाना है, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट लोड की कितनी होगी h, तो ये हो गई h। ठीक, ये आपका हो गया वेलोसिटी रेशियो। अब ये हो गया, इस तरह आप कैलकुलेट करेंगे इंक्लाइंड प्लेन्स के लिए। अब हम बात करते हैं गियर्स की, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं, तो ध्यान से देखिएगा। आपका गियर्स, ठीक, बात करते हैं हम गियर्स की। गियर्स, गियर्स क्या होते हैं, बेसिकली एक सर्कुलर डिस्क होती है जिसकी सरकमफेरेंस या पेरिफेरी में टीथ्स कटे होते हैं। उन टीथ्स की डिस्टेंस क्या होती है, इक्वल होती है। ठीक, उन टीथ्स का साइज इक्वल होगा, मान लीजिए ये है, ऐसा कुछ गियर्स होता है। बोर्ड पे बनाना पॉसिबल नहीं है, बस समझ लीजिएगा। ये जो डिस्टेंस होगी यानी हाइट ऑफ द टीथ, ये कांस्टेंट होती है, और दो टीथ्स के बीच में डिस्टेंस जो होती है वो कांस्टेंट होती है, और बीच में एक होल प्रोवाइडेड होता है। अगर आपको ओरिजिनल देखना हो तो आपकी साइकिल के पीछे वाले पहिए में लगा होता है, जिससे आपकी चेन मूव करती है, उसको हम क्या बोलते हैं, गियर। ठीक, तो गियर इज अ सर्कुलर डिस्क व्हिच हैव अ टीथ्स ऑन इट्स पेरिफेरी एट इक्वल डिस्टेंसेस। ठीक, अब दो तरीके की टीथ, दो तरीके की आपकी गियर होते हैं। गियर करता क्या है, मेन चीज ये, गियर ट्रांसफर करता है रोटरी मोशन को फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। जब आप पैडल चलाते हैं तो रोटरी मोशन चेन की मदद से ट्रांसफर होता रहता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन चेंज होता रहता है। ये किसका एग्जांपल है, आपका क्लास 1 लीवर का। ठीक है, चेंज ऑफ एफर्ट की बात करें अगर, तो गियर आपका आ सकता है, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन आपका चेंज होता रहता है, जिसकी आपकी वजह से आपको रोटरी मोशन प्रोवाइड होता है। ठीक, तो ये हो गया। अब बात करते हैं कि इसकी दो तरीके के गियर होते हैं आपके, एक होता है ड्राइवर, एक होता है ड्रिवन। ठीक है, ड्राइवर एंड ड्रिवन। ड्राइवर गियर, ड्राइवर गियर आपका कौन सा होता है, ये बेसिकली आपस में इंटरचेंजेबल होते हैं। इन दोनों का क्या होता है, एक अरेंजमेंट होता है। एक गियर ये हो गया, इसी के साथ में एक और अटैच होता है। अगर एक मूवमेंट हो रहा है, एक गियर का मूवमेंट आप प्रोवाइड कर रहे हैं, तो दूसरे में अपने आप इंड्यूस होता है। ठीक है, ये छोटा होगा, एक छोटा होगा, एक बड़ा होगा, कोई जरूरी नहीं है ड्राइवर छोटा होगा या ड्रिवन, को डिफरेंट कंडीशन पर डिपेंड करेगा। लेकिन एक छोटा होगा, एक बड़ा। छोटा होगा तो इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ टीथ्स कम होंगे। ठीक, इसमें क्या होंगे, नंबर ऑफ टीथ्स ज्यादा होंगे।
ठीक है, ये होगा। अब क्या होगा, अगर मान लीजिए आपने इसको घुमाया और इसको आपने किस डायरेक्शन में घुमाया, क्लॉकवाइज में, तो ये क्या घूमेगा। अगर आप इसको घुमा रहे हैं, ठीक है, अगर आप इसको घुमा रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा ड्राइवर व्हील। ठीक है, आप इसमें मोशन प्रोवाइड करेंगे जिसकी वजह से ये वाला गियर आपका घूमना स्टार्ट हो जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा ड्राइवर व्हील और ये आपका होगा ड्रिवन व्हील, जो दूसरी गियर की मदद से मोशन कर रहा होगा। इसकी डायरेक्शन अगर क्लॉकवाइज है तो इसकी डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगी, अपोजिट हो जाती है। ये है आपका एक्सटर्नल, ठीक, एक्सटर्नल अरेंजमेंट, इसको बोलते हैं हम एक्सटर्नल अरेंजमेंट, जिसमें आपस में कांटेक्ट रहता है दो गियर्स का और मूवमेंट होती है। अगर इंटरनल की बात करें तो इंटरनल में क्या होता है, एक बड़ा गियर होगा जिसके अंदर एक छोटा गियर मूव कर रहा होगा। ठीक है, अगर छोटा वाला इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो इसकी भी डायरेक्शन सेम होगी, यानी एक्सटर्नल में क्या होती है, अपोजिट डायरेक्शन होती है दोनों गियर्स की। ठीक है, और इंटरनल में क्या होती है, सेम डायरेक्शन होती है। ठीक है, इंटरनल में क्या होगी, सेम डायरेक्शन होगी। अब इसकी बात करते हैं लीनियर डिस्टेंस मेजर करने की अलोंग द सर्कमफेरेंस। लीनियर डिस्टेंस क्या होती है, दो गियर्स के दो टीथ्स के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसे हम बोलते हैं लीनियर डिस्टेंस। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी रेडियस मान लेते हैं हम, क्या है, ये आपका ड्राइवर व्हील है, इसकी रेडियस हो जाएगी आपकी आर ए और इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी आपकी आर बी। ठीक है, और इसके नंबर ऑफ टीथ्स हो जाएंगे आपके एन ए, इसके नंबर ऑफ टीथ्स हो जाएंगे एन बी। ठीक है, और एक चीज, इसका रोटेशन पर सेकंड कितना हो जाएगा, स्मॉल एन ए, इसका रोटेशन पर सेकंड कितना हो जाएगा, स्मॉल एन बी। फिर से देख लीजिए, आर ए क्या है, ड्राइवर व्हील का रेडियस है, कैपिटल एन ए क्या है, नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ ड्राइवर व्हील, और स्मॉल एन ए क्या है, रोटेशन पर सेकंड ऑफ ड्राइवर व्हील। सेम इसी तरह आर बी क्या होगा, रेडियस ऑफ द ड्रिवन व्हील। ठीक, एन बी क्या होगा, रोटेशन पर सेकंड, स्मॉल एन बी क्या होगा, रोटेशन पर सेकंड ऑफ ड्रिवन व्हील, और एन बी क्या होगा, कैपिटल एन बी आपका नंबर ऑफ टीथ्स ऑफ ड्रिवन व्हील। ठीक, इतनी चीज हो गई, तीन हमने चीजें ले ली। अब इसमें कैलकुलेट कैसे करेंगे, एक आपका होता है फॉर्मूला 2 पाई आर ए। ठीक है, एक फॉर्मूला होगा आपका 2 पाई आर ए, मतलब कैसे कैलकुलेट करेंगे, पहले तो क्या ले लेंगे, पूरा सर्कमफेरेंस। ठीक है, और डिस्टेंस निकालनी है तो आप नंबर ऑफ टीथ से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, नंबर ऑफ डिस्टेंस ऑफ दी टीथ आ जाएगी, कितनी डिस्टेंस होगी दो टीथ्स के बीच में, और ये डिस्टेंस किसके बराबर होती है, दूसरे वाले व्हील के, तभी दोनों आपस में क्या रहते हैं, कनेक्टेड और मूवमेंट होती है। ये तो सिंपल सी बात है, इसमें ज्यादा नंबर ऑफ टीथ होंगे तो डिस्टेंस उतनी ही होगी, लेकिन जब स्मॉल हो जाएंगे, जब टीथ कट करेंगे तो डिस्टेंस कांस्टेंट रहेगी, लेकिन टीथ क्या हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका 2 पाई आर बी अपॉन एन बी। ठीक है, अब 2 पाई कट गया, ये क्या आएगा, आर ए अपॉन आर बी इक्वल्स टू एन ए अपॉन एन बी। ठीक है, ये हो गया, ये आपका रेडियस का रेशियो हो गया, ये आपका नंबर ऑफ टीथ्स का रेशियो हो गया, और नंबर ऑफ टीथ के रेशियो को यानी एन ए बाई एन बी को बोलते हैं गियर रेशियो। ठीक है, गियर रेशियो, इसको हम बोलेंगे गियर रेशियो। अब आगे चलते हैं एंगुलर वेलोसिटी से, तो यही कर लेते हैं।
ठीक है। एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर स्पीड, एंगुलर स्पीड आपकी होती है ओमेगा, ओमेगा इक्वल्स टू 2 पाई आर एन, ठीक है। 2 पाई क्या होती है, 2 पाई एन, ठीक। एन क्या है आपका, वही नंबर ऑफ रोटेशंस पर सेकेंड। अभी हमने किसी स्पेसिफिक व्हील की बात नहीं करी, इसलिए हमने एन लिया है, और ये किसके बराबर होता है, वेलोसिटी बाय रेडियस की, ठीक है। अगर हम यहां से v की वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगी, 2 पाई आर एन, ठीक। अब क्या करेंगे, va इक्वल्स टू vb करेंगे, यानी वेलोसिटी ऑफ रेडियस व्हील a और वेलोसिटी ऑफ व्हील b, ठीक है। तो a के लिए क्या हो जाएगा, 2 पाई आर ए एन ए और 2 पाई आर बी एन बी, 2 पाई कट गया। अब यहां से सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, आर ए बाई आर बी इक्वल्स टू एन बी बाई एन ए, ठीक है। तो यहां से आपको रेशियो मिल जाएगा किसका, रोटेशन पर सेकंड का ऑफ व्हील। अब क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे, ठीक। तो देखते हैं यहां पे, कंबाइनिंग द इक्वेशन a and 1 and 2, कंबाइनिंग इक्वेशन 1 and 2 क्या मिलेगा, आर ए बाई आर बी, सॉरी एन ए बाई एन बी, ये मिलेगा को आर ए बाई आर बी, और ये किसके बराबर था, स्मॉल एन बी बाई एन ए, ये आपको मिल जाएगा, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, वेलोसिटी रेशियो, इस इक्वेशन को हम बोलेंगे वेलोसिटी रेशियो, ठीक। वेलोसिटी रेशियो क्या होता है, नंबर ऑफ रोटेशन पर सेकंड एन ए ऑफ ड्राइवर गियर, ठीक। ड्राइवर गियर बाय ड्रिवन गियर, नंबर ऑफ रोटेशन ऊपर, नंबर ऑफ रोटेशन नीचे, यानी स्मॉल एन ए बाय स्मॉल एन बी, ठीक। हमने ड्राइवर को क्या लिया है, एन ए, तो क्या हो जाएगा एन ए बाई एन बी, इसको हम बोलेंगे वेलोसिटी रेशियो, ठीक। अब इसमें भी क्या होती हैं, कंडीशंस होती हैं कि ये गेन इन टॉर्क करेगा या गेन इन स्पीड करेगा या कुछ नहीं करेगा, तो वो देखते हैं जरा कैसे होगा। ठीक, अब देखते हैं गेन इन टॉर्क कब करता है, ठीक। गेन इन टॉर्क कब करेगा, जब बिग गियर आपका क्या होगा, ड्राइवर, ठीक। बिग गियर क्या हो जाएगा, ड्राइवर, और स्मॉल गियर क्या हो जाएगा, ड्रिवन, ठीक। ये चीज, जैसे आप एग्जांपल ले लीजिए साइकिल में, साइकिल में आगे वाला गियर बड़ा होता है, पीछे वाला छोटा, आप आगे पैडल चलाते हैं तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपको फॉरवर्ड मोशन प्रोवाइड होता है, ठीक। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, अब इसको ले लेंगे, इस केस में क्या लेंगे, स्मॉल गियर वाले को एन ए, नंबर ऑफ किक्स, ठीक, और ये ड्राइवर वाला एन बी, ठीक है। अब गेन इन टॉर्क कैसे होगा, ठीक। गेन इन टॉर्क कब होगा, सिंपल सा फॉर्मूला याद रखिए किसी भी केस के लिए, ड्राइवर बाई ड्रिवन, ठीक। ड्राइवर वाला ऊपर, ड्रिवन वाला नीचे, तो ड्राइवर वाला ऊपर तो मतलब एन बी बाई एन ए, ठीक। अब आप देख सकते हैं इसकी वैल्यू क्या हो गई है, बड़ी, क्योंकि स्मॉल गियर में टेक्स कम होते हैं और इसमें ज्यादा, तो इसकी वैल्यू ऑलवेज 1 से बड़ी हो जाएगी, तब आपको क्या मिलेगा, टॉर्क, यानी
इसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 होती है तो आपको गेन इन टॉर्क मिलेगा। अब गेन इन स्पीड कब मिलेगा? जस्ट अपोजिट इसका, ठीक। ड्राइवर ड्रिवन, ड्राइवर कौन हो जाएगा इस बार? स्मॉल गियर और ये बिग गियर, ठीक, स्मॉल गियर और बिग गियर। अब इसकी फॉर्मूला क्या होगा? ड्राइवर वाला इसको हम NA ले लेंगे, ठीक है, NA ले लेंगे, और ड्रिवन क्या हो जाएगा? NB ले लेंगे, ठीक। तो ड्राइवर बाई ड्रिवन NA बाई NB, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? लेस देन 1। तो आपको क्या मिलेगा? गेन इन स्पीड। एक केस और होता है जब NA इक्वल्स टू NB हो जाएगा तब आपको ना गेन इन टॉर्क मिलेगा ना गेन इन स्पीड। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि NA इक्वल्स टू NB हो गया, नोट पॉइंट है ये, NA इक्वल्स टू NB हो गया तब क्या मिलेगा? तो इस केस में आपको कुछ नहीं मिलेगा, न गेन इन टॉर्क न गेन इन स्पीड, ठीक, केवल मूवमेंट तो होगी, आपको मिलेगा कुछ नहीं इस केस में, ठीक है। अब आगे चलते हैं इसमें। ठीक, ये हो गई बात। अब बात आती है गियर ट्रेन की, ठीक। गियर ट्रेन क्या होता है? जब दो से ज्यादा गियर्स का अरेंजमेंट हम रखते हैं, ठीक है, और एक को मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं तो दूसरे बाकी अपने आप चले, दो से ज्यादा, तो उसे हम क्या बोलते हैं? गियर ट्रेन। सिंपल एग्जांपल आप देख लीजिए तो आपको वॉच मिल जाएगा, ठीक, जिसमें क्या होता है? सेकंड आर्म के लिए, मिनट आर्म के लिए और आवर आर्म के लिए होता है। अब सेकंड आर्म कैसे काम करता है? इसका गियर के टूथ कितने होते हैं? 120, ठीक। सेकंड आर्म के टूथ गियर कितने होते हैं? 120, और इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 0.5 सेकंड, यानी 0.5 सेकंड के बाद ये क्या होगा? आधा एक टीथ मूव कर जाएगा, ठीक। तो वन कंप्लीट रेवोल्यूशन कितने में होता है? 60 सेकंड में, इसलिए ये मेजर दे पाता है आपको, यानी दो टीथ की मूवमेंट के बाद ये 1 सेकंड मेजर करता है, ठीक। और वो उस गियर का रेशियो कितना होता है? 1:60 का, ठीक है। मिनट आर्म की बात करें तो उसके बाद आपकी जब एक कंप्लीट रेवोल्यूशन हो जाता है तो आपको एक मूवमेंट मिलता है, किसका? मिनट आर्म का। मिनट आर्म के गियर का टूथ कितना होता है? 60 होता है, ठीक, 60, और इसका रेशियो कितना होता है? 1:12, ठीक। इसी तरह आवर आर्म के लिए होता है, तो मिनट आर्म का एक रेवोल्यूशन के बाद एक मूवमेंट किसको मिलेगा? आपके आवर आर्म को, तो वो आपका 1 आवर शो करेगा, इसका रेशियो कितना होता है? 1:6 का, ठीक। तो ये हो गई वॉच की बात। अब चलते हैं आपके नेक्स्ट टॉपिक पुली की तरफ, ठीक है। तो वॉच वाला आप देख लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि गियर ट्रेन, तो उसमें आप एग्जांपल देके अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं वॉच का एग्जांपल, ठीक है। आपकी बुक में डिटेल दिया हुआ है फिगर के साथ, आप देख लीजिएगा क्योंकि यहाँ बनाना पॉसिबल नहीं है। अब पुली की बात करते हैं, तो पुली क्या होती है? आपकी एक सर्कुलर डिस्क, ठीक है, जिसमें एक ग्रूव कटा होता है, ठीक। एक एक्सेल होती है, एक्सेल क्या होती है? जिसके अराउंड आपका पुली मूव करता है, यानी रोटेशन देता है। नेल होती है जो आपके एक्सेल की पोजीशन फिक्स करता है, ठीक है। और क्या होता है? आपका फ्रेम होता है, ठीक है, जिससे उसको होल्ड किया जा सकता है पुली को, और स्ट्रिंग होती है पूरी एक। सिंपल सा एग्जांपल अगर देखना है तो आप वेल के पास जाइए, तो वेल के ऊपर एक बड़ा सा पहिया टाइप का लगा रहता है, वो क्या होता है? पुली। इसकी वजह से आप आसानी से उसमें पानी को निकाल सकते हैं, ठीक। अब बात करते हैं पुली। ये हो गई आपकी पुली। पुली में होता है पहली चीज सिंगल। सिंगल में आपकी आएगी दो टाइप की, फिक्स्ड एंड मूवेबल, और मोर देन 2 में आएगी आपकी कॉम्बिनेशन, ठीक है। कॉम्बिनेशन में पहला है आपका, जिसमें 1 क्या होगा?
एक फिक्स्ड होगी, बाकी मूवेबल होंगी, और दूसरा क्या होगा, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। टैकल सिस्टम, ठीक। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं फिक्स्ड से, ठीक। फिक्स्ड, सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली। सिंगल फिक्स्ड पुली क्या है, एक रिजिड क्या होगा, सपोर्ट होगा, यहां से आपको फ्रेम दिया होगा, ठीक। ये आपकी एक्सेल होगी, ये आपका पुली होगा, ठीक है, ठीक। ये पुली होगा, ये आपकी नेल हो गई, ये एक्सेल हो गया, ये फ्रेम हो गया, ये रिजिड सपोर्ट हो गया, ठीक है, ये नेल हो गया, ये आपकी पुली हो गई, ये आपकी स्ट्रिंग हो गई। सारी पुली में ऐसे ही चलेगा, ठीक। अब यहां पे आपका लोड रखा हुआ है, जो फोर्स लगाएगा नीचे की तरफ, तो स्ट्रिंग में टेंशन लगेगी ऊपर की तरफ, यानी टी, ठीक। टेंशन मतलब उसमें खिंचाव पड़ेगा, खिंचाव को हम बोलते हैं टेंशन। तो स्ट्रिंग में पड़ेगी ऊपर की तरफ। फिर क्या करेंगे, हम एफर्ट लगाएंगे नीचे की तरफ, तो स्ट्रिंग में टेंशन पड़ेगा ऊपर की तरफ, ठीक। ये हो गया। इसमें दो आप लेंगे क्या असम्पशन, पहला क्या है आपका निगलेक्टिंग द मास ऑफ द पुली एंड द स्ट्रिंग, और दूसरा क्या है फ्रिक्शनलेस पूरा अरेंजमेंट होगा, ठीक। फ्रिक्शनलेस होगा। अगर मान लीजिए यहाँ पे आप 10 kgf लोड रखा है, मतलब 98 न्यूटन, तो इसको इक्विलिब्रियम में लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इधर भी 98 न्यूटन का फोर्स लगाना पड़ेगा। और ये पूरी आपकी एनालिसिस होगी इक्विलिब्रियम में। तो इक्विलिब्रियम में जब हो जाएगी, मतलब दोनों तरफ बराबर, तब हम क्या करेंगे, सिंगल फिक्स्ड पुली, ठीक। तब हम इसमें एनालिसिस करेंगे। तो इतनी असम्पशन होंगी, इतना आपको लिखना है। मैंने बता दिया है क्या क्या है, कि इक्विलिब्रियम पे होगी, टेंशन होगा, और ये क्या होगा, फ्रिक्शनलेस अरेंजमेंट होगा, और मास ऑफ द पुली एंड द स्ट्रिंग नेग्लेक्ट है, ठीक। सिंगल फिक्स्ड पुली की डेफिनेशन, व्हिच इज फिक्स्ड अराउंड इट्स एक्सेल। एक्सेल मतलब पॉइंट ऑफ मूवमेंट, यानी यहां से ये फिक्स्ड है, ये हिलेगा नहीं। इसको आप कहीं लेके जाके मूवमेंट नहीं दे सकते, आप इसी में इसको मूव देख कर सकते हैं बस, ठीक। अब यहां पे बात करते हैं लोड की। तो लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी, एल। ऊपर की तरफ टेंशन कितना लग रहा है, टी, मतलब लोड क्या हो जाएगा, टी। एफर्ट क्या है, टेंशन लग रहा है ऊपर की तरफ, टी, तो ये हो गया। मैकेनिकल एडवांटेज क्या होता है, लोड अपॉन एफर्ट, ठीक है। लोड अपॉन एफर्ट, लोड अपॉन एफर्ट मतलब टी बाई टी, मतलब मैकेनिकल एडवांटेज 1, ठीक है। मैकेनिकल एडवांटेज 1 याद करिए। मैकेनिकल एडवांटेज 1 कब होती थी, जब चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट होगा कोई भी मशीन में, चेंज द डायरेक्शन ऑफ द एफर्ट, यानी आप इसको अगर छोड़ देंगे तो इधर एफर्ट लगने लगेगा, अगर आप इधर से लगाएंगे तो ये इधर ऊपर मूव करेगा, यानी डायरेक्शन चेंज हो रही है एफर्ट, ठीक है। ये हो गया। वेलोसिटी रेशियो भी ऐसे ही क्या होगा आपका, वेलोसिटी रेशियो भी DE/dl, ठीक है। जितना आप इधर मूव करेंगे, मान लीजिए d, तो उतना ही मूवमेंट इधर भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा, D/d, मतलब 1। वेलोसिटी रेशियो इसका होगा 1। अब बात करते हैं एफिशिएंसी की, क्या होती है, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, 1/1 मतलब 1 इक्वल्स टू 100%। लेकिन ये कब है, जब फ्रिक्शन हम कंसीडर नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसा कोई सिस्टम नहीं जहाँ पे फ्रिक्शन ना हो, यानी ये आइडियल कंडीशन होगी। आइडियल कंडीशन में ये दोनों हो जाएंगे 100%, लेकिन आइडियल कंडीशन नहीं होगी, मतलब रियल कंडीशन में ये दोनों करेंगे, मैकेनिकल एडवांटेज और एफिशिएंसी डिक्रीज। फर्स्ट वीडियो में बात करी थी इसके बारे में, तो ये दोनों डिक्रीज करेंगे, लेकिन वेलोसिटी रेशियो क्या रहेगा, कांस्टेंट
रहेगा। तो ये हो गया आपका सिंगल फिक्स्ड पुली। अब चलते हैं सिंगल मूवेबल पुली की तरफ। ठीक, सिंगल मूवेबल पुली। अब यहां पे क्या होगा, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा, ये आपकी पुली होगी, बाकी सारी चीजें सेम, यहां पे केवल लोड रखा होगा। ठीक, ये आप एफर्ट लगा रहे होंगे, ये टेंशन लग रहा होगा। ठीक है, टेंशन भी इधर ही डायरेक्शन में लग रहा होगा। ये आपका लोड हो गया, ये आपकी एक्सेल हो गई, ये आपका अरेंजमेंट है। ठीक, ऐसा ही कुछ होता है। फिगर सही बना नहीं है मुझे मालूम है, बोर्ड में पॉसिबल भी नहीं है, केवल समझ लीजिए। तो पुली, मूवेबल पुली क्या होती है, विच इज नॉट फिक्स अबाउट इट एक्सेल। एक्सेल मतलब मूवमेंट पॉइंट के अबाउट ये फिक्स नहीं होती, ये मूव होती रहती है। ठीक, अब बात करते हैं यहाँ पे लोड की। लोड किसके बराबर होगा, दो टेंशन प्रोड्यूस कर रहा है लोड, तो ये क्या होगा, T प्लस टी यानी 2T। एफर्ट आपका क्या है, T। तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या हो जाएगा, लोड अपॉन एफर्ट, तो 2T बाई टी क्या आएगा 2। यानी ये कैसे काम करेगा, फोर्स मल्टीप्लायर का, क्यों, ग्रेटर देन 1 वैल्यू आई है, तो ये क्या होगा, फोर्स मल्टीप्लायर। अब वेलोसिटी रेशियो क्या होगा, सेम होगा वेलोसिटी रेशियो इस केस में भी, यानी मूवमेंट ये होगी 2D लोड की। ठीक है, एफर्ट की मूवमेंट क्या होगी 2D, तब इसमें प्रोड्यूस होगी D, तो ये क्या हो जाएगी 2D बाई डी। ठीक, इफिशिएंसी की बात करें यानी मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो, तो ये क्या हो जाएगा 2/2 यानी 1 यानी 100%। फिर ये आइडियल केस है। ठीक, फ्रिक्शन कंसीडर करेंगे तो ये दोनों डिक्रीज करेगी, ये कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ये काम करता है फोर्स मल्टीप्लायर का। ज्यादातर केस में क्या आती है, ग्रेटर देन 1 वैल्यू, तो काम करेगा आपका फोर्स मल्टीप्लायर की तरफ। अब बात करते हैं कि ऊपर की तरफ यानी अगेंस्ट द ग्रेविटी वर्क करना बहुत मुश्किल है, तो इस अरेंजमेंट में एक और अरेंजमेंट लगाते हैं जिसकी वजह से क्या हो जाता है, एफर्ट आधा हो जाता है। वो कैसे देखते हैं। ठीक है, अब इसका अरेंजमेंट देखते हैं क्या है, वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट, वे टू चेंज द डायरेक्शन ऑफ एफर्ट। ठीक, एफर्ट यूजिंग अ मूवेबल पुली। मूवेबल पुली क्यों, क्योंकि ये क्या करता है, फोर्स मल्टीप्लायर की तरह काम करता है, इसमें आपको लेस एफर्ट लगाना पड़ेगा, लेकिन कुछ अगेंस्ट द ग्रेविटी की वजह से ये ज्यादा एफर्ट लगता है, तो उसको निग्लेक्टेबल करने के लिए एक अरेंजमेंट होता है, ये क्या हो गया, रिजिड। ठीक, ठीक, ये हो। अब बताइए आप जरा, एक तो आप लोड ले रहे थे तो उसमें क्या आ रहा था 2T के बराबर। ठीक, एक T तो ये बैलेंस कर लिया, एक T क्या हुआ इधर गया, एक T मतलब L/2। ठीक, ये L/2 हो जाएगा,
L/2 ही लगेगा इधर तरफ, तो ये इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी L/2। ठीक, अगर यहाँ पे 98 न्यूटन है तो आपको यहाँ पे केवल 49 न्यूटन ही लगाना पड़ेगा। किस लिए? क्योंकि एक ही टेंशन इधर ट्रांसफर हो रही है, एक टेंशन ट्रांसफर नहीं हो रही है। ठीक, इसकी वजह से आपको लेस एफर्ट लगेगा और आसानी से आप किसी भी चीज को ऊपर खींच सकते हैं और टुवर्ड्स द ग्रेविटी वर्क करना बहुत ही आसान होता है। ठीक, टुवर्ड्स द ग्रेविटी वर्क करना आसान होगा, तो इसलिए इस अरेंजमेंट का यूज करते हैं। अब चलते हैं हमारा कॉम्बिनेशन की तरफ, कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स। कॉम्बिनेशन ऑफ गियर्स, जिसमें पहला आपका होगा यूजिंग वन फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल पुलीज। ठीक है, इसमें देखते हैं ठीक है, वन फिक्स्ड एंड अदर मूवेबल पुलीज, इसका अरेंजमेंट कैसा होगा वो देख लेते हैं। मान लीजिए हमने 4 पुलिस का अरेंजमेंट लिया, जिसमें 3 क्या हो जाएंगी आपकी मूवेबल और एक क्या हो जाएगी आपकी फिक्स्ड। ठीक है, फिगर थोड़ा सही से देख लीजिएगा बुक में। अब इसका अरेंजमेंट कैसा होगा, ये आया, ये किधर ट्रांसफर हो रहा होगा इधर तरफ, फिर ये आया, ठीक है। तो बात हो रही थी कि ये आया इधर तरफ, इसमें ये लोड लगा होगा, ये इधर ट्रांसफर हुआ। ठीक, ये इधर आया, ये इधर ट्रांसफर हुआ, फिर ये इधर ट्रांसफर होके इधर आप एफर्ट लगा रहे होंगे। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। ये आपका लोड लग रहा है, इसमें टेंशन T1 है। ठीक, T1 इधर ट्रांसफर हो रही है, ये आपकी T2 है, ये भी T2 है, ये इधर T3 है, ये इधर T3 है और ये इधर T3 ही है। ठीक है, ऐसा कुछ अरेंजमेंट होगा। ठीक, तो देखते हैं लोड किसके बराबर होगा 2T1 के, पीछे केस में देख चुके हैं। तो T1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी L/2। ठीक, T1 की वैल्यू आ गई। अब आगे बढ़े, इसकी वैल्यू कितनी होगी 2T1 2T2 2T2 बराबर कितना आपका T1 के, तो T2 की वैल्यू क्या आएगी T1/2 के, और T1 की वैल्यू क्या है L/2, यानी ये क्या हो जाएगी L/2 का स्क्वायर। ठीक, स्क्वायर में अभी रख रहे हैं, वो आगे बताता हूं किसके लिए। आगे चलते हैं, 2T3 बराबर T2 के, तो T3 किसके बराबर हो जाएगा T2/2 के, या फिर L/2 की पावर क्यूब के। तो ये पूरा आपको ठीक है, और T3 ही क्या है आपका एफर्ट लग रहा है, तो लोड की वैल्यू क्या हो जाएगी L। ठीक है, और एफर्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहां से अगर बात करें, और T3 आपका क्या है एफर्ट है, तो ये किसकी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, तो ये वैल्यू होगी आपकी। ठीक, तो लोड की वैल्यू अगर यहां से सॉरी अगर लोड की वैल्यू निकालते हैं तो ये किसके बराबर हो जाएगी आपके T3 ठीक,
ठीक है, करेक्ट कर लीजिए। तो यहां से आप किसकी वैल्यू निकालेंगे, लोड की। ठीक, एफर्ट तो आपका T3 ही लग रहा है, ठीक है, एफर्ट आपका T3 होगा, लोड की वैल्यू निकालेंगे तो यहां से क्या आएगी, T3 इंटू 2 क्यूब। ठीक, ये आप यहीं से मैकेनिकल एडवांटेज निकाल लेते हैं। T3 से T3 कटा, क्या बचा 2 क्यूब। आप देख सकते हैं जितनी मूवेबल पुली है उतना ही क्या आया है आपका मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक, तो इसका हम जनरल फॉर्मूला निकाल लेते हैं। एमए का क्या होगा 2 की पावर n, n क्या है नंबर ऑफ मूवेबल पुलीज, जितनी मूवेबल पुली होंगी उतना मैकेनिकल एडवांटेज की हो जाएगी। ठीक, ये हो गई आपकी मैकेनिकल एडवांटेज। तो ये हो गई आपकी मैकेनिकल एडवांटेज। अगर वेलोसिटी रेशियो की बात करें, वेलोसिटी रेशियो तो वो भी किसके बराबर होता है, मैकेनिकल एडवांटेज, तो ये भी कितना हो जाएगा 2 की पावर n हो जाएगा। अब इफिशिएंसी की बात करें तो 2 की पावर n मैकेनिकल एडवांटेज, 2 की पावर n वेलोसिटी रेशियो, क्या आ जाएगा 1, यानी 100%। ठीक, फिर वही चीज आइडियल केस है, प्रैक्टिकल केस में फ्रिक्शन लॉस होगा, फ्रिक्शन लॉस की वजह से यहाँ पे घटेगा। अब देखते हैं हम आगे अपना लास्ट चीज जो है आपका ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक, ब्लॉक एंड टैकल सिस्टम। ठीक है, इसमें क्या होता है, नीचे वाले सिस्टम की तरफ आपके मूवेबल पुलीज का अरेंजमेंट होता है, ऊपर की तरफ आपका फिक्स पुली का अरेंजमेंट होता है। ठीक, ऐसा कुछ होगा, 1 2 3। ठीक, और एक बात, जो आपकी फिक्स्ड पुली होंगी वो हमेशा नंबर में ज्यादा होंगी या फिर नीचे वाले के बराबर भी हो सकती हैं, लेकिन नीचे वाले से कम नहीं होगी, यानी मूवेबल पुली हमेशा कम रहेंगी या बराबर रहेंगी, या फिर फिक्स पुली एक ज्यादा रहेगी। ठीक, फिक्स पुली हमेशा ज्यादा रहेंगी और या फिर दोनों के नंबर बराबर होंगे। ठीक है, कभी भी फिक्स पुली मूवेबल पुली से कम नहीं होगी। ठीक, अब देखते हैं इसका अरेंजमेंट कैसा होता है। अरेंजमेंट के लिए यहां से U कनेक्टेड होगा, ठीक, ये इधर आएगा, फिर ये ऊपर आएगा, सिंपल सा जलेबी टाइप स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, ये चीज यहां से शुरू हुआ, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, यानी एंटी क्लॉकवाइज घूम गए। अगर नंबर क्या होते, बराबर होते दोनों में, तो फिर हमको क्लॉकवाइज चलना पड़ता। ठीक, तो ये हो गया। अब टेंशन देख लेते हैं ये। ठीक, ये आपकी टेंशन हो गई। ठीक है, ये आपकी टेंशन हो जाएगी। अब देखते हैं इसमें कि अब क्या करेंगे, तो अब देखते हैं इसमें लोड। ठीक, लोड किसके बराबर होगा 5T के। ठीक है, क्यों, ये टेंशन तो आपकी एफर्ट वाली है, लेकिन लोड वाली टेंशन ये है, तीन ये और 2 ये। ठीक, तो लोड की एफर्ट कितना हो जाएगा T के बराबर। तो मैकेनिकल एडवांटेज आपकी क्या आएगी 5। फिर अगेन ये क्या है, फोर्स मल्टीप्लायर, वेलोसिटी रेशियो भी क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा।
ठीक, वेलोसिटी रेशियो सेम होता है मैकेनिकल एडवांटेज के। ठीक है, अब जितनी इसमें पुली यूज हुई है उतना ही आपका क्या है मैकेनिकल एडवांटेज, इसको लिख सकते हैं मैकेनिकल एडवांटेज इक्वल्स टू n। ठीक, तो वही चीज में भी हो जाएगी, इंप्लाइज दैट वेलोसिटी रेशियो इक्वल्स टू n। ठीक, अब एफिशिएंसी की बात कर लें तो n बाई n 1 यानी 100%। फिर वही केस, आइडियल केस है, प्रैक्टिकल केस की बात करेंगे तो वहां पे क्या होगा 100% नहीं होगा। ठीक, लॉसेस वहां पे रिड्यूस होंगे। अब यहां पे बात करते हैं कि इसमें गेन इन स्पीड होगा तो उसको कैसे प्रूव करते हैं। ठीक, तो गेन इन स्पीड अगर इसमें कैलकुलेट करें, टॉपिक होगा फॉर नो गेन इन स्पीड, कैसे पॉइंट आउट करेंगे इसमें, बहुत बार केस पूछा जाता है। तो अगर हम क्या करें, n नंबर ऑफ पुलीज ले लें। ठीक, n नंबर ऑफ n नंबर ऑफ पुलीज ले लें। ठीक है, तो वर्क इनपुट क्या हो जाएगा, वर्क डन बाय एफर्ट इनटू डिस्प्लेसमेंट। वर्क डन क्या है, एफर्ट, डिस्प्लेसमेंट कितनी हो रही है, जितनी पुली होगी उतनी डिस्प्लेसमेंट हो रही है, यानी n इंटू डी यानी NED। अब वर्क आउटपुट की बात करें तो लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक, लोड इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब लोड किसके बराबर हो जाएगा, अगर मैकेनिकल एडवांटेज n है तो लोड किसके बराबर हो जाएगा आपका, ठीक, n E बराबर L आएगा, तो ये आ गया NE इंटू डी। ठीक, ये भी सेम, ये भी सेम। ठीक है, सेम हो गया तो क्या होगा, ठीक, ये सेम, ये सेम। अब नो गेन इन स्पीड, जब इसमें मैकेनिकल एडवांटेज निकालेंगे तो ये और ये कट जाएगा, कट गया। ठीक, तो वैल्यू आ गई कितनी 1, तो मतलब नो गेन इन स्पीड। ठीक है, अब बात करते हैं इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ द पुली। अगर हम वेट ऑफ द पुली भी इसमें कंसीडर कर लें तब। ठीक, लास्ट टॉपिक है इफेक्ट ऑफ वेट ऑफ पुली। अगर नंबर ऑफ अरेंजमेंट ले लें, ठीक, W क्या ले, टोटल वेट ऑफ द ब्लॉक सिस्टम नीचे वाले का विद द वेट ऑफ द पुली एंड द स्ट्रिंग। ठीक है, और इनबैलेंस पोजीशन की बात करें, बैलेंस पोजीशन। ठीक है, W क्या है, टोटल वेट है, तो E किसके बराबर हो जाएगा, T के, वो होता ही है, लेकिन इधर तरफ क्या होगा, लोड किसके बराबर हो जाएगा, L प्लस डब्ल्यू इक्वल्स टू N इंटू टी के। ठीक है, तो अगर यहां से लोड की वैल्यू निकाले तो क्या हो जाएगा, NT माइनस डब्ल्यू। ठीक, NT माइनस डब्ल्यू। अब मैकेनिकल एडवांटेज की बात कर ले तो L बाई E NT माइनस डब्ल्यू बाई टी। ठीक, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्या आएगा, ठीक, ये आएगा। ठीक है, आपका वैल्यू ये आ गई। अब वेलोसिटी रेशियो की बात करें, और ये T क्या है, एफर्ट है, तो हम E भी लिख सकते हैं यहाँ पे एफर्ट। ठीक, कोई जरूरी नहीं है, टेंशन नहीं हो। अब इसकी बात करते हैं एफिशिएंसी की, तो क्या होगी, मैकेनिकल एडवांटेज अपॉन वेलोसिटी रेशियो। ठीक है, कैलकुलेट करेंगे तो आपकी वेलोसिटी रेशियो तो क्या होती है, कांस्टेंट, यानी वो n ही रहेगी, तो क्या आएगा, n माइनस डब्ल्यू बाई ई अपॉन n।
n से n कटा तो क्या बचा 1 माइनस डब्ल्यू बाई ई। यानी आइडियल केस की बात करते हैं तो क्या आती है एफिशिएंसी 1 माइनस डब्ल्यू बाई ई, यानी 1 तो आपकी सबकी होती है वो रियल केस आइडियल केस की, लेकिन उसमें से कुछ माइनस कर देंगे यानी एफिशिएंसी आपकी 100% नहीं रहेगी अगर वेट कंसीडर कर लेते हैं तो ये बात हो गई पूरे आपके चैप्टर 3 की। ठीक है, अब आप न्यूमेरिकल्स करिए, डाउट आते हैं तो कमेंट सेक्शन में पूछिए। आज के लिए इतना ही, अब नेक्स्ट लेक्चर पे मिलते हैं नए चैप्टर के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।